अयोध्या पूरे देश में इस साल दूसरी बार चर्चा और बहस का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है और इस बार चर्चा के केंद्र में होने का कारण यहाँ के लोग हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार यहाँ के लोगों को बुरा भला सुनने को मिल रहा है। जिसकी ताली में गया उसकी ताली में छेद किया, बोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। आज लग रहा है अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब मां सीता को वनवास कर दिया था। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया। देश बड़ा रहा, धर्म बड़ा रहा, जाति बड़ी रही। पहले भी मुगल काल में भी यही होता रहा, आज भी यही हो रहा। सुनील लहरी ने आगे कहा कि हम भूल गए हैं कि ये अयोध्यावासी वही हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद माता सीता पर भी संदेह किया था। वही अयोध्या जहाँ माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। भैया विपक्ष इस बात का मजाक बना रहा है तो कुछ लोग अयोध्या की चुनाव कहानी बता करके हिंदू धर्म के सभी लोगों को ही धोखेबाज बता रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अयोध्या वासियों को गंदी गंदी गालियाँ देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं। तो नमक हरामों खा के जिसका खाया उसी पे हमने है। तुम पे आज देश से बढ़ के, धर्म से बढ़ के आज जातिवाद हो गया तुम्हारे लिए है। इन सब बातों का कारण ये है कि अयोध्या में 3-4 महीने पहले भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस शहर की सड़कों से लेकर के हवाई अड्डे और बाकी अलग अलग जगहों को बेहतरीन और भव्य रूप में बदल दिया गया था। ये हम सभी जानते हैं। अयोध्या की बढ़ती लोकप्रियता और खूबसूरती को लेकर के दुनिया भर में बातें शुरू हो गई थी और भारत के लोगों ने यह पक्का मान लिया था कि भारत में बाकी चुनाव के नतीजे जो कुछ भी हों, मगर अब अयोध्या में बीजेपी को हराना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी और इस क्लीन स्वीप में फैजाबाद लोकसभा सीट के आंकड़ों में हार और जीत का अंतर पिछले सभी रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर देगा। और जैसा कि भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, तो इस तरह भारत में लोगों ने अपने एग्जिट पोल्स में भाजपा की जीत को सुनिश्चित मान लिया था। यानी कि लोगों ने इस शहर और इस शहर में हुए बेहतरीन विकास के सहारे भारतीय इतिहास के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव के नतीजे डिक्लेयर कर दिए थे। मगर 4 जून के दिन लोगों को पता चला कि जिस शहर के सहारे भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे सपोर्टर्स पूरे देश को जीतने का आश्वासन लिए बैठे थे, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई है। अब इस बात को लेकर के नतीजों के बाद पूरी महाभारत छिड़ी हुई है। लेकिन क्या सचमुच जो हम और आप सुन रहे हैं वैसा हुआ भी है या असल में बात कुछ और है? फैजाबाद की हार के बारे में हम सभी जानते हैं और उसके अपने अलग अलग रीजंस की भी हम बात करेंगे। हम आपको इस वीडियो में इस सीट का पूरा गणित भी समझाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव के हाथों में फैजाबाद की कौन सी नस आ गई थी जिसे नरेंद्र मोदी भी पहचान नहीं पाए थे। लेकिन उससे पहले आप ये मान करके चलिए कि अयोध्या के बारे में आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको पूरा जोड़ तोड़ समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे और इस सीट के बाद पूरे देश की नजर जिस एक सीट पर गड़ी हुई थी वो फैजाबाद लोकसभा सीट थी और कारण ये था कि सीट के अंदर ही अयोध्या का नाम आता है। आम लोगों से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं तक सभी ने ये सोच लिया था कि जिस जगह को योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के कुछ ही महीनों में स्वर्ग जैसा बना दिया है, वहाँ के लोग तो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे ही नहीं। इसी भरोसे और उम्मीद पर योगी ने यहाँ पर ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित किया था, मगर आखिर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों के भारी अंतर से बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। लल्लू सिंह और अवधेश प्रसाद दोनों ही राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं और अपनी सीट के गणित को भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। लल्लू सिंह लगातार 2 बार फैजाबाद सीट से जीत करके सांसद बने हैं और ऊपर से मोदी का हाथ भी उनके ऊपर था, तो फिर भला कोई कैसे हार सकता है। मगर लोग ये भूल गए कि अवधेश प्रसाद भी पिछले 3 बार से फैजाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे सबसे बड़े नेता बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात जो लोग भूल जाते हैं या जो लोग अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि फैजाबाद में सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, अयोध्या के अलावा 4 और विधानसभा क्षेत्र इस सीट के अंडर आते हैं और अयोध्या के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों के अपने मुद्दे हैं, अपने सूत्र हैं और अपना एक अलग स्ट्रक्चर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट फैजाबाद है जिसमें दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या ये 5 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें से 4 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई थी और मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को जीत हासिल हुई थी। फैजाबाद लोकसभा सीट से इस बार 13 अलग अलग उम्मीदवार मैदान पर थे और इस सीट पर 19,27,759 मतदाता हैं, जिनमें से 9 लाख महिलाएं हैं और 10 लाख आदमी हैं। इस बार फैजाबाद सीट पर वोटिंग प्रतिशत 59.1 हुई थी, जो पिछली बार से थोड़ा ज्यादा है। इतिहास की तरफ चलें तो पता चलता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा 4 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी है, मगर कोई भी दल लगातार 2 से ज्यादा बार इस सीट से जीत हासिल नहीं कर पाई है। इस बार लल्लू सिंह के पास ये मौका था, लेकिन उनकी बयानबाजी, इगोइस्टिक अप्रोच, जातीय समीकरण, लोगों का गुस्सा और बाकी कुछ मुद्दों के कारण लल्लू सिंह फैजाबाद को फतेह नहीं कर पाए। मगर इस हार के लिए अकेले अयोध्या के लोगों को
कोसने वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ बात सिर्फ अयोध्या की नहीं थी और न सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर का निर्माण इस सीट का सबसे बड़ा मुद्दा ही था। बात जहाँ तक अयोध्या की है तो इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को फैजाबाद सीट की सिर्फ इसी जगह पर बढ़त हासिल हुई है। अयोध्या में भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4000 वोटों से लीड मिली है और इसी बढ़त को अगर बाकी जगहों पर भी लल्लू सिंह भुना लेते तो उनकी जीत भी हो सकती थी। आप बाकी विधानसभा का टोटल वोट्स का नंबर देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी कहीं पर 10,000 कहीं पर 12,000 तो कहीं उससे अधिक वोटों से पीछे है। इसलिए फैजाबाद की हार का ठीकरा अकेले अयोध्या पर फोड़ना और यहाँ के लोगों को भला बुरा कहना सही नहीं है। अयोध्या के लोगों ने विधानसभा चुनाव से लेकर के हर छोटे बड़े चुनाव में भाजपा के लिए अपने साथ और सम्मान को बहुत अच्छी तरह से दिखाया था, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो या फिर मेयर का। मगर फैजाबाद की सीट पर भी लगातार 2 बार जीतने के बाद अगर किसी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है तो फिर इसके कुछ न कुछ कारण भी रहे होंगे। तो चलिए अब आपको एक एक करके वो कुछ बातें बताते हैं जिनके आधार पर फैजाबाद लोकसभा सीट का परिणाम तय हुआ था। फैजाबाद लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं का लगभग 24% हिस्सा अनुसूचित जाति के लोगों के हिस्से में आता है। इतने ही वोटर्स SC कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा लगभग 16% वोटर्स इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी है। अब हुआ ये कि अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के साथ साथ इस समीकरण को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी शुरू किया था। अखिलेश यादव ने अपने भाषणों में रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान खींचने का प्रयास किया। भाजपा का पूरा नेतृत्व जहां एक तरफ पूरी तरह से मंदिर की बातों पर टिका हुआ था, वहां पर अखिलेश यादव ने जमीनी मुद्दे पर लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। इसके जरिए मुस्लिम आबादी और पिछड़ी जातियों के लोग एकजुट हो गए। उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि अवधेश प्रसाद के जरिए उनको अपने समाज का चेहरा मिल गया था, जो खुद अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तो एक तरफ सोशल स्ट्रक्चर सपा के पक्ष में चला गया और दूसरी तरफ कुछ रास्ते भाजपा के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने खुद ही विपक्ष में खड़े लोगों के लिए खोल दिए थे, जिससे अखिलेश यादव और उनके साथियों को आग में घी डालने के लिए ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना पड़ा। लल्लू सिंह ने दरअसल चुनाव के दौरान एक भाषण में कहा था कि बीजेपी को 400 सीटें संविधान में संशोधन के लिए चाहिए। अगर 400 सीटें आ गई तो ये काम आसान हो जाएगा। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए और फिर जब लल्लू सिंह को लोगों के बीच जाकर के बातचीत करने की जरूरत थी, लोगों को सुनना चाहिए था, वोट मांगने चाहिए थे, उस समय लल्लू सिंह ने यह जहमत नहीं उठाई, क्योंकि कहीं न कहीं उनको यह लग रहा था कि लोग मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनको जिता ही देंगे। जितनी मेहनत और जो काम करना था वो 3-4 महीने पहले ही हो गया है, तो फिर उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों की अपनी समस्याएं थी, अपनी मांगे थी, अपनी बातें थी, जो सिटिंग सांसद होने के नाते जमीन पर उतरकर लोगों के मुंह से सुनना लल्लू सिंह का फर्ज था। उनको अपने इगोइस्टिक बिहेवियर को लेकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगली बात जो अयोध्या की चमक धमक और रोशनी में हम सब भूल जाते हैं वो ये है कि अयोध्या को खूबसूरत बनाने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए और जमीन का अधिग्रहण करने के लिए भाजपा सरकार ने पिछले कुछ समय में सैकड़ों लोगों के घर और दुकानों को तोड़ने का भी काम लगातार किया था। अपने टूटे फूटे घर को लेकर के रोते बिलखते लोगों की बातें हमने और आपने बहुत अच्छी तरह से सुनी है। हमारा 85 साल का घर है, अब देखिए मकान टूट रहा है। हम लोग कहाँ से बेचेंगे? बाहर में लटका दो, यहाँ लोग कहाँ से बेचेंगे? उत्तर प्रदेश में बाहर से आने वाले व्यापारियों को बसाने के लिए और उन्हें दुकान और जगह मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने लोकल बिजनेसमैन और आम दुकानदारों की दुकानों को खत्म कर दिया। उनसे उनकी जमीन ना के बराबर कीमत पर खरीदी गई और फिर गुजरात जैसे राज्यों से आए लोगों को सौंप दिया गया। सरकार के इस रवैये से अयोध्या और फैजाबाद के अन्य बहुत सारे लोगों में एक तरह का गुस्सा भर गया था, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नतीजों में निकल करके जरूर आया है। राज्य और केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के जरिए डेली बेसिस की कमाई से अपना गुजारा चलाने वाले ठेले वाले लोगों पर बहुत ही बुरा असर हुआ और आज भी बहुत से लोग उस असर को झेल रहे हैं और हमें अयोध्या के होटल्स और चौड़ी सड़कें ही दिखाई दे रही हैं। मगर जो हुआ उसका परिणाम अब फैजाबाद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के नतीजों में खुल करके नजर आ रहा है। फिर भी अयोध्या के लोगों की सहन शक्ति की दाद देनी होगी। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी उन्होंने भाजपा को बढ़त दिलाई और उसके बावजूद भी अब लोगों से बुरा भला सुन रहे हैं। चलिए, यह एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से भाजपा प्रत्याशी को जीतने की उम्मीद को एक बड़ा डंट लगा था। और अगली बात जो सामने आती है वो ये है कि भले ही लल्लू सिंह क्षत्रिय हैं, मगर फिर भी क्षत्रिय समाज, सूर्यवंशी समाज भाजपा से एक बात को लेकर के नाराज था, जिसका असर लल्लू सिंह की हार का कारण रहा। हुआ यूं कि राम मंदिर के ट्रस्ट में सभी जातियों को जगह मिली। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई सारे लोगों को बुलाया गया, मगर किसी भी क्षत्रिय और सूर्यवंशी समाज के एक भी व्यक्ति को इस समारोह के लिए न तो बुलावा भेजा गया और न ही ने ट्रस्ट में जगह दी गई। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय ने यह तक कह दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोकल के लोग अयोध्या के आसपास
दिखाई न दे। आज चंपता कहते हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द कोई दिखाई न पड़े। अब अगर आप राम, क्षत्रिय और सूर्यवंशी समाज की कड़ी को समझते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाराजगी का कारण कितना सही था और कितना गलत, और केंद्र सरकार की कितनी बड़ी भूल थी। इस तरह के भरे पूरे माहौल में जब सब कुछ करने के बाद भी भाजपा के विरोध में सब कुछ तैयार हो गया था, तब जातिवाद, गुटबाजी और विपक्ष की अच्छी रणनीति और सही चुनाव ने भी अपनी भूमिका को अच्छे से निभाया था, और ये सब कुछ मिलकर के फैजाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा की हार का कारण बन गई। और फिर जब इस बार रामनवमी का मौका आया तो बचे कुचे छोटे मोटे व्यापारियों और छोटे बड़े बाकी मंदिरों के महंत और पुजारियों को उम्मीद थी कि इस बार पूरे साल की कसर निकल जाएगी, ज्यादा कुछ बंदिशें शायद सरकार नहीं लगाएगी, क्योंकि इन लोगों की हालात बहुत पहले से ही खराब थी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंदिशें लगाई गई, पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी हुई, प्रताड़ित किया गया, और यहाँ से भी लोगों में गुस्सा भर गया, क्योंकि अयोध्या में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनका खर्चा रामनवमी जैसे अवसरों पर आए श्रद्धालुओं की भीड़ से निकलता है। अब आप बताइए, क्या उस मंदिर में भगवान नहीं है? क्या उस मंदिर में रहने वाले साधु संतों को रोटी नहीं चाहिए? तो ये कह सकते हैं कि फैजाबाद की हार का कारण एक शहर के कुछ लोग नहीं थे, कुछ परिस्थितियां और कुछ बातों ने साथ में मिलकर के यह नतीजा तैयार किया था जो आज हमारे सामने है। अयोध्या की हार का एक और कारण ये भी है कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40 सीटों पर दूसरे कैंडिडेट को टिकट देने की सिफारिश रखी थी, जिसमें से एक सीट अयोध्या की भी थी। अगर ऐसा होता तो शायद परिणाम कुछ और ही होता, और ये सब कुछ अगर एक बार मान लें कि नहीं हुआ होता तो भी गाँव किसान से जुड़े मुद्दे को नजरअंदाज करना, एक मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, बेरोजगारी और बाकी चीजों को दरकिनार करना और दूसरी जगह के लोगों को खुश करने की कोशिश करने में अर्बनाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास, छोटी मोटी इकोनॉमीज को खत्म कर देना, युवाओं की नाराजगी और महंगाई को लेकर के भी भाजपा सरकार पर दबाव था, जिस पर विपक्ष ने लोगों का ध्यान दिलाने का अच्छा प्रयास किया था। और क्यों ना हो, ये सब कुछ एक क्षेत्र के लिए बाकी सभी बातों के बराबर ही महत्वपूर्ण होती हैं, जो भाजपा सरकार शायद भूल गई थी। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जहां बात रोटी और पेट की आती है वहां बाकी सारे मुद्दे छीण हो जाते हैं, फिर चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो। तो जो हुआ उसको जनादेश मान करके स्वीकार कीजिए। अयोध्या के लोगों ने तो भरपूर प्रयास किया बीजेपी को जिताने का, लेकिन बीजेपी की नीतियों और रणनीतियों में काफी खामियां थी, जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा। अयोध्या के लोगों को कोसना बंद कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी का सार समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है कि हमारे नेताओं ने भी अपने हिस्से की बातों को परिणाम के जरिए समझ लिया होगा। इस उम्मीद और आशा के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।